हेलो दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल तो ASR एकेडमी में। प्यारे साथियों, मैं अविनाश कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BPSC TRE 4.0 के लिए कंप्लीट मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको BPSC TRE 3.0 में मैथ्स के और रीजनिंग के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, आज उन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आगामी परीक्षा के लिए आपके लिए यह सेशन को कम से कम अपने फ्रेंड्सों, अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए आइए देखते हैं आज के इस प्रश्न को। ये प्रश्न BPSC TRE 3 में पूछा गया प्रश्न था। ये प्रश्न कहता है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 2a और 2b है, तो इसका परिमाप क्या है। पहले हम आपको बता दें समचतुर्भुज के बारे में। समचतुर्भुज कहने का मतलब क्या होता है, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कहने का मतलब है कि उसके चारों भुजा बराबर हैं, जिसमें हमको इसका जो विकर्ण है, इसके विकर्ण की लंबाई दे दिया है। एक विकर्ण का लंबाई दिया है 2a और फिर दूसरे विकर्ण का लंबाई दिया है 2b। ठीक है, विकर्ण का लंबाई दे दिया है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, इसका परिमाप पूछ रहा है। देखिए भाई, ये प्रश्न ऐसा है कि जब यह प्रश्न आपको एग्ज़ाम हॉल में मिल जाए तो पता चलेगा कि यार यह कितना हार्ड क्वेश्चन है। लेकिन यह क्वेश्चन जिन बच्चे को केवल और केवल समचतुर्भुज का फॉर्मूला याद है, तो फिर यह प्रश्न वो आसानी से कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें कहता है कि एक के समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 2a और 2b है, तो हम मान लिए L1 बराबर हो गया 2a और L2 हो गया 2b। ठीक है, आप लोग एग्ज़ाम हॉल में इस तरह से लिखकर नहीं बनाएंगे, आप लोग मन ही मन इसे मान लेंगे कि पहला विकर्ण 2a है और फिर दूसरा विकर्ण 2b है। यहाँ तो हमें आप लोगों को समझाने के लिए इस प्रकार से हर एक स्टेप को लिखना पड़ रहा है। विकर्ण की लंबाई दिया है, हमसे पूछ रहा है क्या परिमाप। तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का परिमाप होता है, समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुना में भुजा, 4 गुने भुजा, ये होता है समचतुर्भुज की परिमाप बराबर। तो जब समचतुर्भुज की परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा, तो हम परिमाप तभी निकाल पाएंगे जब हमें भुजा पता हो, भुजा का वैल्यू कितना है। अगर भुजा का वैल्यू पता अगर होता काश पहले से, तो समचतुर्भुज की परिमाप 4 गुने भुजा पर भुजा के जगह पे उसका वैल्यू पुट करके हम परिमाप को आसानी से निकाल पाते हैं। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं मुझे भुजा कितना है वो पता नहीं है, इसलिए हमें सबसे पहले भुजा पता करना होगा। तो हमें एक और फार्मूला पता है समचतुर्भुज की भुजा बराबर, इसका एक फार्मूला होता है 1/2 इंटू रूट अंडर पहला विकर्ण का स्क्वायर जोड़ दूसरा विकर्ण का स्क्वायर। समचतुर्भुज की भुजा का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू रूट अंडर पहला विकर्ण का स्क्वायर जोड़ दूसरा विकर्ण का स्क्वायर। तो इससे हम समचतुर्भुज की भुजा निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, 1/2 रूट अंडर पहला विकर्ण है क्या मेरा 2a है, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में L2 हमारा है 2b, तो 2b का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर आगे आते हैं तो हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, प्लस 2b स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 2b स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 और 4 ये दोनों में से कॉमन लेकर के इसको बाहर निकालेंगे। तो 1/2 इंटू में 2 अंदर में बच जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच जाएगा। 1/2 यहाँ पर देखते हैं हम लोग 2 से 2 कट जा रहा है, तो मेरे पास पूर्ण रूप से बचा क्या, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा। मेरे पास समचतुर्भुज की भुजा का वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गया है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा भुजा का मान आया है।
जब हमें भुजा पता चल गया है तो हमें यहाँ पूछ रहा है परिमाप, और परिमाप निकालने के लिए क्या करना होगा, 4 गुने 1 भुजा करना होगा। तो समचतुर्भुज की परिमाप बराबर निकाल लेते हैं, समचतुर्भुज की परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। ठीक है, यहाँ तो कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 4 गुने भुजा है, 4 गुने में भुजा की लंबाई हमें यहाँ दिया गया है √a² प्लस b²। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया समचतुर्भुज की परिमाप बराबर 4√a² प्लस b²। ये हमारा आंसर हो गया फाइनली। तो इसमें आप लोग फ्रेंड्स देखें कि इसमें कहीं किसी एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसमें केवल फॉर्मूला अगर याद होता तो आप इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। जैसे आइए इस प्रश्न को फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रश्न में दिया है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 2a और 2b और उसका परिमाप हमें फाइंड आउट करना था। तो हमें पता है कि पहले विकर्ण को L1 मान लेते हैं, तो L1 बराबर हुआ 2a और L2 बराबर हुआ 2b। समचतुर्भुज का परिमाप हमें पूछ रहा था। हमें समचतुर्भुज की परिमाप निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 4 गुने में 1 भुजा। तो हम परिमाप निकालना है तो मुझे यह एक भुजा की वैल्यू पता होना चाहिए। तो भुजा के वैल्यू पता करने के लिए समचतुर्भुज में ही एक और फार्मूला होता है, समचतुर्भुज की एक भुजा बराबर 1/2 गुने √अंडर पहला विकर्ण का स्क्वायर जोड़ दूसरा विकर्ण का स्क्वायर। इससे हम L1 और L2 के जगह पे उसके वैल्यू को पुट करके लाएं तो हमें भुजा की लंबाई पता चल गया √a² प्लस b²। जब भुजा की जब लंबाई पता चल गया तो उसका परिमाप हम बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। परिमाप बराबर होता है 4 गुने 1 भुजा। तो 4 गुने भुजा की लंबाई हमें दिया गया है √a² प्लस b²। अंततः हमें निकल के आया परिमाप बराबर 4√a² जोड़ b²। यह हमारा फाइनल उत्तर आ गया। देखते हैं ऑप्शन में 4√a² प्लस b² कहाँ है। ये हमारा पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें है 2√a² प्लस b²। यह हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा है 4√a² प्लस b²। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इसमें आप एक और फॉर्मूला लिख लें, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण यानी L1 पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। ये होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो आप इसमें अभी 3 फॉर्मूला देख चुके हैं। पहला आपने देखा समचतुर्भुज की परिमाप जो होता है 4 गुने में 1 भुजा, और दूसरा आपने देखा समचतुर्भुज की भुजा बराबर होता है 1/2 गुने √अंडर पहला विकर्ण का स्क्वायर जोड़ दूसरा विकर्ण का स्क्वायर। और तीसरा फार्मूला आपने देख लिया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। आपको कोई भी प्रश्न इसमें अगर पूछे तो इसी के इर्द गिर्द आपको यह प्रश्न देखने को मिलेगा। सो आप इस तीनों फार्मूला को लिख लें कहीं और याद भी कर लें कि आगे आने वाले प्रश्नों में इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछे तो आपसे यह प्रश्न ना छूटे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। देखिए ना, यहाँ भी हम लोगों ने समचतुर्भुज की भुजा बराबर देखा है 1/2 गुने √अंडर पहला विकर्ण का स्क्वायर जो दूसरा विकर्ण का स्क्वायर। यहाँ भी क्या है, लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि विकर्ण का स्क्वायर नहीं किया गया है और रूट नहीं चढ़ाया गया है। सो भुजा में होता है वर्गों का यानी उसके विकर्णों का योग प्लस में उस पर रूट चढ़ा देंगे, उस पर इस सब नहीं करना है। सो आप अपने हिसाब से इस तीनों फार्मूला को ध्यान में रखेंगे। सो आगे आने वाली परीक्षा में आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों की एक परीक्षा में पूर्णांक, मतलब उसका जो है पूर्णांक कहने का मतलब होता है फुल मार्क्स, यानी उसका जो है फुल मार्क्स था, एक था 120 का, दूसरा था 140 का और तीसरा था 100 का। एक छात्र इन विषयों में क्रमशः 40%, 55% और 45% अंक प्राप्त करता है।
देखिए ना, हमको जो है पहले दिया है हिंदी, ठीक है, फिर दिया है हमें इंग्लिश और फिर दिया है हमें मैथ, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे लिखते हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ, ठीक है। तो हिंदी में फुल मार्क्स जो है 120 मार्क्स का है। जब क्रमशः कह रहा है तो यह पहला वैल्यू इसका पहला का होगा, ये दूसरा वैल्यू ये दूसरा का होगा और ये तीसरा वैल्यू ये तीसरा का होगा, चूँकि हमें क्रमशः लगा दिया है। तो हिंदी जो है फुल मार्क्स है 120 का, ठीक है, और इंग्लिश फुल मार्क्स है 140 का, 140 का है फुल मार्क्स इसका, और मैथ है वो 100 नंबर का फुल मार्क्स है, यानी कि पूरा नंबर 100 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। हिंदी है 120 का, इंग्लिश है 140 का और मैथ है 100 मार्क्स का, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला स्टेप क्या कहता है। फिर कहता है कि एक छात्र इन विषयों में क्रमशः 40%, यानी हिंदी में जो है उन्होंने गेन किया है 40% मार्क्स, इंग्लिश में उन्होंने गेन किया है 55% मार्क्स, ठीक है, 55% मार्क्स, और तीसरा है मैथ में उन्होंने 45% मार्क्स गेन किया है। फिर एक चौथा विषय आ जाता है जिसके बारे में कहता है कि वह विज्ञान विषय जिसके पूर्णांक 180 हैं। यहाँ पे हमें साइंस के बारे में पहले चर्चा नहीं किया था, फोर्थ विषय यानी साइंस के बारे में यहाँ चर्चा किया है, जो कि फुल मार्क्स है उसका है 180 नंबर का, जिसमें कितने अंक प्राप्त करें, जिसमें कह रहा है कितने अंक प्राप्त करें कि सभी चारों विषयों में प्राप्तांकों की संयुक्त प्रतिशतता 60% हो जाए। देखो भाई, यह प्रश्न आपको जितना बड़ा देखने में लग रहा है, यह प्रश्न उतना ही छोटा है। यह प्रश्न जितना आपको देखने में बड़ा लग रहा है, यह प्रश्न उतना ही आसान और छोटा है। बस इसमें थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, बस थोड़ा सा आपको रास्ता को मोड़ दिया है, ठीक है। यह प्रश्न बहुत ही आसान है। जैसे हिंदी में 120 नंबर में 40% है, तो 120 नंबर में 40% अगर है तो उसका नंबर कितना हो गया, 12 चौके 48, यानी कि उसका नंबर हो गया 48 नंबर। अब ये कैसे निकलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यानी 120 नंबर का प्रश्न है जिसमें हमें 40% मार्क्स कितना होगा, 40% यानी प्रतिशत को हटाएंगे, बटा में 100 लिखेंगे। तो 120 का 40% होता है, 2 जीरो से 1 जीरो ये कटा और 1 जीरो ये कटा, 12 चौके 48 नंबर। तो 120 का 40% हमारा होता है 48 नंबर, ठीक है, 48 नंबर होता है। 140 नंबर आगे जो है इंग्लिश में कह रहा है कि वो फुल मार्क्स 140 का है, जिसमें 55% मार्क्स गेन किया है। उसी प्रकार से इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। 140 नंबर फुल मार्क्स है जिसमें 55% उसको प्राप्त हुआ है, बटा में प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में 100 लिखेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 5 से इसको अगर काटते हैं, 5 से 11 पचे 55 और 5 से 5 दूना 10, फिर ये 2 से हम इस 14 को काटेंगे तो 2 सते 14, यानी 11 सते 77, यानी ये 77 मार्क्स जो है 140 का 55% हमारा आया 77 मार्क्स, ठीक है, 77 मार्क्स जो है ये हमारा आया। फिर आगे कह रहा है मैथ 100 नंबर का फुल मार्क्स है, जिसमें किसी बच्चे ने 45% मार्क्स गेन किया है। तो 100 का 45% ये तो सीधा है 45 नंबर ही होगा, ठीक है, 45 नंबर हो गया। अब कह रहा है कि यह साइंस में जो कि फुल मार्क्स 180 का है, उसमें कितना अंक, ये वाला अंक कितना प्राप्त करे, अंक कितना प्राप्त करे कि सभी चारों विषयों में प्राप्त अंकों की संयुक्त प्रतिशतता 60% हो जाए। यानी यहाँ जो है वो कितना अंक प्राप्त करे कि पूरा जो है मिलाकर के इसका ओवरऑल सब मिलाकर के 60% हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो पूरा मार्क्स जो है उसको पहले हम लोग जोड़ लेते हैं कि फुल मार्क्स कितने का था। 0 0 8 4 12 और 2 14, 2 3 4 5, यानी उसका जो है फुल मार्क्स 540 का था, इंक्लूडिंग साइंस के भी नंबर को जोड़कर, यानी साइंस के फुल मार्क्स को भी जोड़कर 540 नंबर का था, ठीक है।
तो ये 540 का ये कह रहा है ओवरऑल सब में जो है 60% हो जाए। तो हम जानते हैं 540 का अगर 60% मार्क्स अगर निकालना चाहें तो वो मार्क्स हमें कितना होगा, ये पहले मुझे जानना है। 00 से इस 00 को काट देते हैं। 54 छके 6 चौका 24 और 5 छक्का 30 और 2 32, यानी कि 324 मार्क्स अगर आ जाए, ये सारे सब्जेक्ट को नंबर को मिला करके अगर 324 नंबर आ जाता है तो वो ओवरऑल सब मिला करके 60% के बराबर हो जाएगा। आप देखिए ना यहाँ पे जैसे कह रहा था कि हिंदी में 120 नंबर का पूरा मार्क्स है, इंग्लिश में 140 है, मैथ 100 नंबर का है और साइंस 180 नंबर का है। ये फुल मार्क्स इतना का है, लेकिन हमें पूरा ओवरऑल हमको 60% मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो जब 60% मार्क्स जब चाहिए तो हम सबसे पहले निकालेंगे कुल नंबर का 60% मार्क्स कितना होता है। ठीक है, तो कुल नंबर यानी 540 का 60% मार्क्स होता है 324 नंबर। अगर 324 नंबर इसको अगर जोड़ने पर अगर पूरा आ जाता है, इसको जोड़ने पर अगर पूरा 324 नंबर आ जाता है, तब तो फिर यह हमारा 60% के इक्विवेलेंट होगा, 60% के हमारे इस मान को बराबर होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या ये इधर वाला 324 से कितना कम है या फिर कितना ज़्यादा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हिंदी में प्राप्त अंक, हिंदी में जो प्राप्त अंक है वो है 48 नंबर। ठीक है, और फिर इंग्लिश में प्राप्त अंक है 77 नंबर। उसी प्रकार से मैथ में प्राप्त अंक है 45 नंबर। ये कह रहा था साइंस में कितना % मार्क्स लाए, यानी कि साइंस में जो है वो कितना अंक लाए कि उसको 60% हो जाता। 60% होने के लिए उसे पूरा नंबर कितना चाहिए था, 324 चाहिए था। ठीक है, ये सभी को जोड़ करके अगर 324 में से घटाएंगे तो साइंस का कितना मार्क्स आएगा वो पता चल जाएगा। तो इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। 8 7 15 और 5 20, 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 4 17, यहाँ आ जाता है 170। 170 प्लस x बराबर हो गया 324। ठीक है, अगर हमसे यहाँ पे पूछा है कि साइंस में कितना % नंबर, साइंस में कितना प्रतिशत नंबर ले आए कि ओवरऑल सब मिलाकर के 60% हो जाए, तो यहाँ से हम x के वैल्यू को निकाल लेते हैं। 324 माइनस 170, 324 में से 170 को अगर हटाते हैं तो मेरे पास बच जाता है 154 नंबर। ठीक है, तो ये 154 नंबर जो है हमने x माना था, किसे हमने x माना था यहाँ पर साइंस में प्राप्त अंकों को। तो यही हमारा साइंस में अगर हम 154 नंबर ले आते, 180 में से 154 नंबर अगर हम ले आते तो ओवरऑल सारे विषय को मिलाकर मेरे पास 60% मार्क्स हो जाते। तो हमसे यही प्रश्न पूछा है कि साइंस में कितना प्रतिशत मार्क्स ले आता तो 60% हो जाता। तो मेरा आंसर हो गया 154 नंबर। आइए देखते हैं ऑप्शन में 154 नंबर कहाँ है। यहाँ थोड़ा सा जगह के अभाव में आप लोगों को शायद नहीं पता चल रहा होगा, आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है। ऑप्शन में ऑप्शन ए है 154, ऑप्शन बी है 156, ऑप्शन बी है 154, ऑप्शन सी है 160। तो देखते हैं 154 कहाँ है। 154 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमसे पूछ भी रहा था। जैसे इसमें आपको एक चीज़ और पूछ सकता था, इसमें आपसे ये बात पूछा है कि उसमें जो है कितना प्रतिशत अंक लाए कि 60% के अंक के बराबर चारों का हो जाए। लेकिन इसमें आपको यह भी पूछ सकता था कि जो साइंस में है वो कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। यहाँ तो पूछ दिया हुआ है सीधे, यहाँ कहता कि साइंस में कितना प्रतिशत कम है,
60% होने, चारों को मिलाकर के 60% होने के बराबर से साइंस में जो मार्क्स आया है वो कितना प्रतिशत कम है ना, या फिर कितना नंबर कम है। तो आपको जो है इस प्रकार के प्रश्नों को 2-3 बार देख लेना चाहिए और रिवीजन भी कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले परीक्षाओं में इसी प्रकार का प्रश्न हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। वैसे हमें विश्वास है कि आपको इस प्रश्न में कहीं तकलीफ नहीं हुई होगी, समझने में भी आसानी हुई होगी, क्योंकि यह प्रश्न जितना बड़ा था उतना ही इसका सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट आसान था। आइए चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ना, ये अगला जो प्रश्न है ये कहता है सरल ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाती है। ठीक है, ये अब आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है सरल ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाती है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपको देखने को मिलेंगे तब उसमें आप क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि अगर यहाँ पर गुना गुनी दिया गया है, यहाँ तो 7 गुना दिया गया है, आपको किसी प्रश्न में 6 गुना दिया जाएगा, किसी में 5 गुना दिया जाएगा, किसी में 4 गुना दिया जाएगा, किसी में आपको 50 गुना दिया जाएगा। अगर इस प्रकार का प्रश्न अगर दिया गया है तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि SI का फॉर्मूला यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P × R × T डिवाइडेड बाई 100। ये P हमारा होता है मूलधन, R होता है रेट यानी दर, T होता है टाइम यानी समय, PRT/100 हमारा होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। लेकिन हमें यहाँ पर अगर गुना गुनी दे दिया है तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो परसेंटेज ब्याज मिल के आएगा। परसेंटेज ब्याज होता है R × T। R × T हमारा होता है प्रतिशत ब्याज। जो प्रतिशत ब्याज जब हमारा R × T होता है तो यहाँ पर जब 7 गुना कहा है तो प्रतिशत ब्याज निकालने का एक ट्रिक है जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ों को बता देंगे जब थ्योरी इसका क्लास लेंगे तब। जब 7 गुना कह रहा है तो 7 में से 1 को घटा लेंगे तो क्या बचा, 6 बचा, और इसमें जो है हम लोग 00 लगा देते हैं। ठीक है, 00 कहने का मतलब है 7 में से 1 कम करके 6 और इसको 100 से गुना कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 100, यानी कि 600। इतना प्रतिशत हमारा प्रतिशत ब्याज हो गया है। तो प्रतिशत ब्याज हमें कितना आया है जी उधर, 600% हमारा प्रतिशत ब्याज है। इंटू में R × T, यहाँ पे हमसे क्या रेट हमसे पूछ रहा है, यानी किस दर से कह रहा है। तो रेट हमें पता नहीं है, रेट हमें पता करना है। टाइम हमको यहाँ प्रश्न में दे दिया गया है 24 वर्ष, यानी 24 साल हमारा टाइम दिया है। तो आइए फिर आगे देखते हैं इसको सॉल्यूशन करके। यहाँ हमें रेट पता करना है। रेट पता करना है तो रेट हम लोग उधर ज्यों का त्यों छोड़ देंगे और इधर 600/24 बराबर रेट कर देते हैं। ठीक है, 24 से 600 को अगर काटेंगे तो यह 25 बार में कट जाएगा। सो रेट बराबर मेरे पास निकल के आया 25%। अगर हम किसी को 25% की दर से 24 वर्ष में अगर हम देते हैं तो हमारा पैसा 7 गुना हो जाएगा। यही हमसे यह प्रश्न पूछा था। सो R बराबर 25% हमारा आंसर हो गया। आइए देख लेते हैं आंसर में क्या है। ऑप्शन ए में है 24%, बी में 22%, सी में 25%। यही हमारा 25% आंसर हो गया। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था SI और CI से, और SI CI से हर बार हर शिफ्ट में प्रत्येक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। सो अब देख लेते हैं। अब मेरे पास आया है रीजनिंग का प्रश्न, जो कि इससे पहले का जो भी वीडियो नहीं देख पाए हैं वो लाइव सेक्शन में जाकर बाकी बचे प्रश्नों को देख लेंगे, क्योंकि अभी जो प्रश्न हो रही है वो सब हो रही है TRD 3 री एग्ज़ाम का, जिसमें कल हम लगभग 8 या 10 प्रश्न मैथ का देखे थे। सो बच गया था, आज हम उन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैथ के अलावा हमें लगा कि चलो कुछ रीजनिंग के भी प्रश्नों को ले लेते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग के प्रश्नों को भी हमने यहाँ लेने का प्रयास किया है। चलिए अब देखते हैं। ये तो आकृति वाला प्रश्न तो हमेशा से ही BPSC 69 में, 70 में और फिर BPSC टीचर में, ये सारे में इस तरह के प्रश्नों को वह रखता ही रखता है। सो आप रीजनिंग के भी टॉपिक में आप काउंटिंग ऑफ फिगर के प्रश्नों को
देख लेंगे, ठीक है। इससे आपको, जैसे इसमें तो दे दिया है आयत को मतलब आयत की संख्या को पता करना, किसी में आपको दे देगा वर्गों की संख्या पता करना, किसी में आपको दे देगा त्रिभुज की संख्या को पता करना। तो इस प्रकार आपको काउंटिंग ऑफ फिगर से प्रश्नों को हमेशा पूछे जाते हैं। सो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। सही है, आइए देखते हैं हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। इसमें कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं, हमें इसमें आयत की संख्या को पता करना है। तो आयत की संख्या पता करने के लिए क्या करते हैं, इसका एक ट्रिक है। जैसे अगर हम चाहें तो इसको इस तरह से गिनते हैं तो हमसे कोई ना कोई आयत, कोई ना कोई आकृति हमसे छूट जाएगी। सो इसका एक सबसे आसान सा तरीका क्या है कि हम इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग क्या करते हैं, 1 यहाँ लिखते हैं, ये हमारा पहला है और ये हमारा दूसरा चित्र है, तो यहाँ इसमें हम 2 लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला और ये नीचे वाला हमारा दूसरा है, तो ये एक रो और एक कॉलम, ये दोनों को हम लोग लाइनिंग में लिख लेते हैं, ठीक है ना। नंबरिंग सजा करके इसको लिख लेते हैं 1 और 2 के रूप में, ठीक है। तो जो हमारा आएगा ना, इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको जी हम लोग जोड़ लेंगे। 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पर क्या होगा, 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा। और ये 3 जो आया और ये 3 जो आया, ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9। सो हमारा यही हमारा आंसर हो गया 9। तो इस आकृति में आयत की संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर आपको इसमें से अगर समझने में अगर तकलीफ़ हुई हो तो आपको हम एक और ट्रिक बताते हैं, सो आप उसको याद रखेंगे। ये हमारा तस्वीर है, ठीक है, इस तरह का हमारा तस्वीर है। उसमें क्या है कि उसमें भी हमको नंबरिंग ही करना है। ये 1 है और ये 2 है, ये 1 है और ये क्या है, 2 है, ठीक है। तो हमें जब आयत निकालना है, जब आयत की संख्या जब निकालना है, तो इसका भी हम लोग क्यूब कर लेते हैं, यानी 1 का क्यूब, प्लस में इसका भी हम लोग क्यूब कर लेते हैं, ठीक है। अगर जब ये दोनों जब सेम हो तब, और ये दोनों को जोड़ लेंगे। 2 का क्यूब अगर 8 हो जाएगा और ये 1 का क्यूब 1, 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9। तो आपको दोनों में से जो ट्रिक आसान लगे आप वो ट्रिक को फॉलो करके इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अगर आप कहेंगे तो कल प्रॉपर काउंटिंग ऑफ फिगर के जितने भी प्रश्न होंगे, जैसे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये कल हम आपको पूरे वीडियो प्रोवाइड करने का काम करेंगे। सो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के सामने किसी जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे प्रॉपर, आप उनको इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न 5 कहता है कि एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है और 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। ये हमारा प्रश्न रीजनिंग का है, क्लॉक का। रीजनिंग से जो है क्लॉक का ये प्रश्न है ना। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सो आप देखिए। जैसे क्या है कि सबसे पहले हम एक घड़ी को चित्र बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा घड़ी है, घड़ी में सामने होता है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हमारा हो गया क्या, 12। बीच में हमारा एक बिंदु होता है जिसमें एक घंटे की सुई रहता है, दूसरा मिनट की सुई रहता है और तीसरा जो है यह हमारा सेकंड का सुई रहता है, ठीक है। तो हमें घड़ी में 3 प्रकार की सुई देखने को मिलता है, घंटे की सुई, मिनट की सुई और ये हमारा सेकंड की सुई देखने को मिलता है। तो हम इसमें जानते हैं कि घंटे की सुई जो होती है ना, जो घंटे की सुई है, आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ये जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में घंटे की सुई जो है ना, ये जो घंटे की सुई है, ये घंटे की सुई 1 मिनट में ½ डिग्री का कोण बनाती है। ये घंटे की सुई 1 मिनट में ½ डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। उसी प्रकार से ये मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, था यहाँ 6 डिग्री का कोण बनाती है ना। तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम देखते हैं कितना होगा, तो 150 डिग्री पहले
यानी 150 डिग्री का कोण पहले बनाएगी। घंटे की सुई जब आएगी 12 से लेकर के 5 पर, तो चूँकि 30-30 है, 30 × 5 150, तो सीधा प्रश्न है। प्लस में लास्ट में है क्या कि 10 मिनट पे कह रहा है ना, तो 10 मिनट पे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस में 10 मिनट में जो है घंटे की सुई हाफ डिग्री का कोण बनाती है। घंटे की सुई जो है हाफ डिग्री का कोण बनाती है, तो ये 2 से 10 को काटेंगे, 5 बार में कटेगा, तो ये 150 सा प्लस में हो गया 5, मिलके हो गया 155। यानी 12 से लेकर के 5:10 तक घंटे की सुई 155 डिग्री का कोण बनाएगी, है ना। आप इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे कि घंटे की सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाती है और मिनट की सुई 1 घंटे में 6 डिग्री का कोण बनाती है। उसी प्रकार से 5 घंटा हुआ, यानी 5 घंटा हुआ, 5 घंटा 10 मिनट, जैसे 12 बजे जब कोई सुई चलना शुरू किया है तो 5 बजे पहुँचेगा और उसको टाइम लग जाएगा 5 घंटा, और फिर 10 मिनट में तो यहाँ आ ही जाएगा, तो 5 घंटा है। तो 5 घंटा अगर है तो प्रत्येक परत उसको 30-30 डिग्री का कोण बनाते हुए आगे बढ़ रही है, तो 5 घंटे में वो 150 डिग्री का कोण बनाएगी। प्लस में ये घंटे की सुई जो है 10 मिनट में हाफ डिग्री का कोण यानी कि 5 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है ना। कुल मिलाकर के 155 डिग्री का वो कोण बनाएगी। फाइनली आपका आंसर 155 डिग्री है। ऑप्शन नंबर सी में है 155 डिग्री, है ना। चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे का प्रश्न क्या कहता है, वर्क का है, और ये भी बिल्कुल आसान प्रश्न है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। केवल इसमें भाषा बना दिया है, भाषा को केवल लेंदी कर दिया है, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो बहुत आसान कॉन्सेप्ट लगने वाली है। सो आइए हम इस प्रश्न को देखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं सभी लोग मिलकर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ए किसी काम को 15 दिनों में करता है, बी उसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी और सी मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा करता है। यदि ए और सी मिलकर उस काम को x दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए और बी मिलकर उसे y दिन में पूरा करते हैं, तो x/y इस काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए ना, ये प्रश्न कितना आसान है। जैसे इस प्रश्न में भाषा इस तरह से बना दिया है ना कि कोई भी बच्चा इस प्रश्न को पढ़ते ही वो कन्फ्यूजन में आ जाएगा कि भाई इतना बड़ा प्रश्न है जो हमसे नहीं बन पाएगा, लेकिन ये बहुत ही आसान है। ये बस केवल शुरुआती कॉन्सेप्ट पे आधारित है। जैसे कहने का है कि राम और सोहन किसी काम को 5 दिन में करता है, तो यहाँ हम लोग सीधा 5 दिन ऐसे नहीं लिखते हैं। इसको 5 दिन लिखने का काम जो है हम लोग 1/5 के रूप में लिखते हैं। जैसे 5 काम किया पूरे दिन में, है ना, यानी 1/5 करके डे को हम लोग वैसे करके लिखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ हम देखते क्या है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए को जो है किसी काम को 15 दिन में करता है, तो वो 1 दिन में 1/15 भाग काम करेगा, ठीक है। हम लोग इसको जो है ना पार्ट में निकाल करके ही बनाते हैं। टाइम एंड वर्क का जो भी प्रश्न आएगा उसको आपको इसी मेथड से ही बनाना पड़ेगा। तो ए जो है किसी काम को 15 दिन में करता है, तो 1 दिन में वो 1/15 भाग काम को किया। बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, यानी बी जो है उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो ए और बी क्या वैल्यू हमको पता चल गया है, यानी ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। अब आगे कह रहा है जबकि बी और सी मिलकर उस काम को 4 दिन में कर रहा है, यानी बी और सी मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा कर रहा है, यानी कि 1/4। बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/4। बी और सी मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। फिर आगे कहता है कि ए और सी मिलकर उस काम को x दिन में करेगा, यानी ए और सी मिलकर उस काम को x दिन में करेगा, तो 1 दिन में होगा 1/x भाग काम करेगा वो ए और सी मिलकर। आगे कह रहा है कि ए और बी मिलकर उस काम को y दिन में पूरा कर रहा है, यानी ए और बी मिलकर उस काम को y दिन में पूरा कर रहा है। बस इतना ही चीज़ हमारे पूरे प्रश्नों में दिया गया है। अभी इसी सब का सहारा एक दूसरे से लेकर के हमें x और y का हमारा पहला इक्वेशन है जो कि b + c इज इक्वल टू 1/4 है। अगर हम इसमें b जो है 1 दिन में कितना काम करता है उसको अगर हम रखते हैं तो c का 1 दिन का काम पता चल जाएगा। यहाँ हमें c बराबर हो जाएगा 1/4, ये प्लस में है तो उधर जा कर के माइनस में, और b का वैल्यू है 1/8, यहाँ 1/8 हो जाएगा। 4 और 8 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 8 हो जाएगा 2 - 1,
मतलब 1/8 हो गया। यानी सी जो है ना किसी काम को 8 दिन में करेंगे। ठीक है, हमको ए का भी पता चल गया, बी का भी पता चल गया और सी का भी पता चल गया। ए 15 दिन में कर रहा है, बी 8 दिन में कर रहा है और सी भी 8 दिन में उस काम को कर रहा है। ठीक है, तो हमें अब सभी वैल्यू को ये दोनों इक्वेशन में रख के यहाँ से एक्स के वैल्यू का पता कर लेंगे और यहाँ पर ए और बी के वैल्यू को रख के वाई का मान पता कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला इक्वेशन में कह रहा है कि ए और सी जो है ना मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं। तो ए जो है अकेले किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, सी अकेले किसी काम को 8 दिन में कर रहा है। यहाँ से हमें एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। 15 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 120। 15 8 120 और ये 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/x। 15 और 8 23, 23/120 इज इक्वल टू 1/x। तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 120/23। चूँकि x पलट देंगे तो इधर का मान भी पलट जाएगा। यहाँ से हमें x का वैल्यू पता चला। तो केवल हमें x के वैल्यू से पता नहीं, मतलब आंसर नहीं फाइंड आउट होगा, हमें x/y का मान पता करना है। x के साथ साथ मुझे y के वैल्यू को भी निकालना पड़ेगा। एक अगला क्वेश्चन देखिए आपका इंतज़ार कर रहा है। a + b इज इक्वल टू 1/y। a + b इज इक्वल टू 1/y है। तो यहाँ पर हम a के वैल्यू को रखेंगे तो a का वैल्यू है 1/15 प्लस और v का वैल्यू है 1/8। 1/8 इज इक्वल टू 1/y। हमें तो लग रहा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी आप देखो 1/15 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 1/y है। यहाँ भी 1/15 है, 1/8 है प्लस 1/y है। तो यहाँ से भी y का वैल्यू पता चलेगा 120/23। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चला 120/23 y का मान और यहाँ हमारा x का मान पता चला। हमें पूछ क्या रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार हमें x/y का मान पता करना है। तो x का वैल्यू हमारे पास है 120/23 बटा y का वैल्यू है 120/23। देखिए ना, जब दोनों सेम हैं तो दोनों तो एक दूसरे से कट जाएगा। कट के मेरे पास क्या बचेगा, ओवरऑल मेरे पास 1 बचेगा। सो हमारा आंसर हो गया, है ना, ये हमारे आंसर हो गया 1। ये प्रश्न देखिए ना, जितना आसान, जितना भाषा लेंदी जो पूछे हुए था, ये प्रश्न उतना ही आसान था। तो x का वैल्यू हमने यहाँ से पहले पता कर लिया पहला इक्वेशन से, और दूसरा इक्वेशन से y का वैल्यू पता किया और x/y निकाल दिए, तो मेरे पास आया क्या 1। सो हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन में देख लेते हैं 1 कहाँ है। ऑप्शन तो पहला नंबर में ही, ए में ही है, 1 है। सो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर में कह रहा है, दिया गया है कि √44 89 इज इक्वल टू 67। मतलब √अंडर के अंदर 44 और 89 का वैल्यू हमको दिया है 67। तो इसी वैल्यू के सहारे हमें आगे वाले इक्वेशन में हल करके इसके वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि √44 इंटू 0.89 प्लस √0.4489 प्लस √0.0044489 प्लस √0.0000449। मतलब इसका हमको मान पता करना है। तो देखिए ना, ये प्रश्न जो है बिल्कुल आसान है। इसमें बस केवल आपको डेसिमल के बारे में पता हो जाएगा, तो ऐसे प्रश्न को आप चुटकियों में हल कर लेंगे। तो इसमें क्या कहता है, 4489 है और 4489 का वैल्यू पता दिया है 67। अब इसी के साथ हमको इसको बना, देखिए ना, अब सब में जो है हमको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है 4489। इसमें भी देखें 4489 दिख रहा है, इसमें भी देखें तो 4489 दिख रहा है, इसमें भी देखें तो 4489 हमको देखने को मिल रहा है। मतलब सभी चीज़ में हमें एक चीज़ कॉमन दिख रहा है 4489। सो हमें 67 पे ही ध्यान देना है। तो इसमें देखिए ना, जैसे रूट के अंदर जो है 4489 है, अगर ये पॉइंट नहीं होता तो इसका वैल्यू कितना होता 67। अभी पहले आप अपने मन से दशमलव को छोड़ दीजिए, ठीक है। ये प्लस है, प्लस
ये भी है 4489, इसका भी वैल्यू इसके अनुसार कितना होता, 67 होती। ठीक है, प्लस में यहाँ भी है 4489, इसका भी मान कहीं ना कहीं 67 ही होता अगर ये दशमलव ना होता तो। अभी आप अपने मन से केवल दशमलव को हटा दें, 4489 है, फिर यहाँ भी जो है इसका वैल्यू कहीं ना कहीं 67 ज़रूर होता। आप ये टर्म समझ गए, 4489 है तो 67, 4489 है तो 67, 4489 है तो 67 और 4489 है तो 67। यह किसके अनुसार है, तो ये हमें प्रश्न में जो दिया गया है उसके अनुसार है। अब हमें यहाँ पर अपना थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। क्या करना है कि देखिए, दशमलव जैसे ये जो रूट अंडर है ना, ये हमारा क्या है, 2 अंक है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि रूट के अंदर जब पर भी कोई अगर बाहर कोई संख्या निकलता है तो 2 के बदले 1 निकलता है। कितना निकलता है, 2 के बदले में 1 निकलता है। ठीक है, तो जब यहाँ हमको देखना है कि दशमलव के बाद कितने संख्या हैं, तो ये जो है हमारे पास 2 अंक हैं, 8 और 9। तो जब 2 है तो 2 के बदले हमारे पास निकलेगा कितना, 1 निकलेगा। सो दशमलव जो है बाहर हमको 1 अंक के बाद ही देना है। ठीक है, आगे बात समझ में, ये हमारा 1 अंक हो गया 7, 7 के बाद हमको यहाँ पर दे देना है दशमलव। ठीक है, आगे देख लेते हैं, दशमलव के बाद 4 अंक है, 1 2 3 4। जब दशमलव के बाद जब 4 अंक है तो 4 के बदले रूट के अंदर से हमें बाहर निकल के आएगा 2। सो हमें दशमलव देना है 2 अंकों के बाद। तो 1 अंक ये हो गया, 1 अंक ये हो गया, तो हमें दशमलव यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, अब आखिरी खेल बस अब यही बचा है। जैसे आपको जो करना था वो तो कर चुके हैं, जैसे 4489 का वैल्यू 67 है तो आपने सभी जगह 67 लिख दिया, लेकिन अब हमें पॉइंट के बारे में जानकारी करना है कि आखिरकार यहाँ पर पॉइंट कहाँ लगेगा, नहीं लगेगा। सो ठीक है, अब अगला में देखते हैं, पॉइंट के बाद है हमारे पास कितने संख्या हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है। तो जब 6 अंक है तो 6 को अगर हम जोड़ा बनाएंगे तो एक जोड़ा ये होगा, एक जोड़ा ये होगा, एक जोड़ा ये होगा, मतलब कि मेरे पास जो है बाहर निकलेगी कोई संख्या तो वो 3 संख्या बाहर निकलेगी। सो हमें दशमलव देना होगा 3 अंकों के बाद, लेकिन मेरे पास यहाँ 2 ही अंक है, एक 7 है और एक 6 है। तो हमें कोई तीसरा अंक अगर कोई नहीं मिले तो हमें अपने मन से यहाँ पर 0 दे देंगे। ठीक है, जब 0 दे देंगे तो यहाँ पर मेरे पास 3 हो गया संख्या, 3 संख्या के बाद हमें दशमलव देना है, तो हमें यहाँ पर दशमलव दे देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें, 4 को तो ये है और 4 को 0 है, मतलब 8 है। तो 8 को दशमलव के बाद संख्या है, तो 8 के बदले में हमें बाहर क्या को निकलेगा, 4 को निकलेगा, लेकिन यहाँ पर 2 ही है, तो हम अपने मन से 2 0 यहाँ पे लगा देंगे। 2 0 लगाने के बाद हम यहाँ पे दशमलव दे देंगे। ठीक है, अब आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, बस हमें यही केवल काम इसमें करना था। यही काम के लिए हमें यह प्रश्न बीपीएससी ने हम लोगों को दिया था। ठीक है, तो हमने इस रूट को तोड़ करके इसके बदले में 6.7 लिखा है, इसके बदले में 0.67 है, इसके बारे में 0.067, इसके बारे में है 0.0067 है। ठीक है, अब क्या करना है, इसके मान को पता करना है, तो क्या करना है, बस सभी को जोड़ लेना है। जोड़ना है तो अगर आप ऐसे अगर जोड़ने में सहूलियत अगर हो रही है तो ठीक है, नहीं तो आपको हम एक और तरीका बताते हैं कि इसको हम लोग कैसे जोड़ पाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, 6.7 है। आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये दशमलव है ना, इसमें भी दशमलव है, इसमें भी दशमलव है और इसमें भी दशमलव है। दशमलव है तो दशमलव अगर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दशमलव नहीं रहता तब पर भी उसमें भी हम यही नियम को फॉलो करते। यहाँ पर क्या है, 6.7 है, 6.7 हमने लिख दिया। अब इसमें जो भी देखेंगे दशमलव जहाँ है उसको हम दशमलव के सामने ही दशमलव लिखेंगे। ठीक है, अगर दशमलव के बाद अगर 6 7 है तो दशमलव के बाद हम यहाँ 6 और यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे दशमलव है तो हमने यहाँ दशमलव दे दिया है। या दशमलव के बाद है 067, तो यहाँ पर हमने 0, यहाँ पे लिखा 6, फिर आगे लिखेंगे 7। फिर हम आगे देखेंगे दशमलव यहाँ है तो ये दशमलव के ठीक सामने दशमलव देंगे और बाद में है 0067, तो यहाँ पर पहला है, ये दूसरा है 00006 और ये हमारा हो गया 7। तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि दशमलव के बाद ही केवल दशमलव लिखेंगे। अगर आपको ऐसे में समझ में अगर नहीं आ रहा है तो इसमें आप अपने मन से कहीं भी दशमलव के बाद हो
या तो सम लोग पहले हो, आप अपने मन से कहीं भी इसमें जीरो लगा सकते हैं। जैसे ये आपको देखने में अच्छा लगे, यहाँ अगर हम जीरो लगा देते हैं तो आपको जोड़ने में भी सहूलियत हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा जीरो से। ठीक है, इसके आगे भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है कैसे जोड़ें, तो इसके सामने जीरो लगा देंगे, इसके सामने भी यहाँ पे जीरो लगा देंगे और इसके सामने भी यहाँ पे जीरो लगा देंगे। इसमें नहीं समझ में आ रहा था आपको, इसके सामने भी जीरो लगा देंगे, इसके सामने में भी जीरो लगा देंगे। ये बचा इसमें, तो यहाँ के इसके सामने भी जीरो लगा देंगे। अब तो ये हमारा आसान सा जोड़ हो गया है। अब बस इसको आसानी से जोड़ लेंगे। 7 है, 7 में जीरो को जोड़ देंगे, 7 है। 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 7 और 6 13, एक कितना हो जाएगा 14, 7 और 6 13 और एक कितना हो जाएगा 14 के 4 हाथ में 1, 6 आए कितना हो जाएगा 7। ओवरऑल मेरे पास आंसर निकल के आया यही 7.4437, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसमें आपको बस केवल खेल करना था पॉइंट के ऊपर ही। अगर पॉइंट के बारे में अगर समझ गए हैं तो आपसे यह प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगी। इसमें आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है, पॉइंट के सामने पॉइंट लिखना है और बाकी बाद अंकों को इधर से उधर आप जैसे तैसे कर सकते हैं। वो भी पॉइंट के बाद अगर लिखा है तो उसको पॉइंट के बाद ही लिखेंगे, पॉइंट जो पहले लिखा है उसको पॉइंट के पहले लिखेंगे। ठीक है, इसके हिसाब से हमारा आंसर जो आ गया वो है 7.4437। आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में आपको मिलेगा, हमने अपने इसमें ऑप्शन लिखने का काम नहीं किया है। सभी लोग बताएंगे कि आपको यह सेशन कैसा लगा है। अगर आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है तो हमारे वीडियो को लाइक एवं दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। और अगर आपको लगे कि यह चैनल से हमें कुछ बेनिफिट हो रही है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आगे आने वाले जो भी वीडियो हम बनाएंगे इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पे पहुँचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इस